Hello everyone, welcome to the channel. Today we are going to discuss the language policy of India and we are going to talk about क्यों है भारत में इतना विवाद हिंदी भाषा को लेके और अभी ऐसा क्या हुआ है जिसके वजह से हिंदी लैंग्वेज के ऊपर डिबेट फिर से सामने आ रही है। तो आज जो हमारे सामने एडिटोरियल आया है वो सेटलिंग द लैंग्वेज फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये हामिद अंसारी जी ने लिखा हुआ है। ये हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं और ये हमारी लैंग्वेज पॉलिसी को दर्शाता है। तो GS2 के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये, और हमारे लिए GS1 के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है जहां पे हम कल्चर की बात करते हैं। हालांकि इसका पूरा पार्ट क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है तो हम आज इसको GS2 में डिस्कस करेंगे। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से हम क्या समझते हैं? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि स्टेट्स और यूनियन के बीच में एक तरह का रिश्ता रहेगा कोऑपरेट करने का। दूसरा होता है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, जहां स्टेट टू स्टेट कॉम्पिटिशन हम बढ़ाते हैं, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में स्टेट और स्टेट की भी बात होती है। भारत में लैंग्वेज जो एक मुद्दा है वो आइडेंटिटी से रिलेटेड है। तो देख लेते हैं आज के टॉपिक में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये स्टेटमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये स्टेटमेंट्स आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट्स आपको ऐसे चीजें बताएंगी जो कि आपके लिए आंसर बिल्डिंग में हेल्प करता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है इंडिया की यूनिटी को इंटैक्ट रखने के लिए बहुत जरूरी है, तो यूनिटी के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए। अगर हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में हम पुश करेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसी कंटेक्स्ट में आज के एडिटोरियल में हम हिंदी को किस तरीके से कल्चरल नेशनलिज्म के लिए यूज किया जा रहा है वो हामिद अंसारी जी बता रहे हैं। विल डिस्कस दैट। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं लैंग्वेज पॉलिसी के लिए वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे लिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है और अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट कमीशन फॉर द लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया, ये कौन सा कमीशन है? ये अगेन हमारे लिए MCQ फॉर्मेट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे जिसकी अभी 11th रिपोर्ट हमारे सामने आई है। सो दिस इज हर्षवर्धन त्रिपाठी प्रेजेंटिंग बिफोर यू द एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 30th November द हिंदू न्यूज़पेपर। और ये लैंग्वेज, ये एडिटोरियल, ये आर्टिकल उनके लिए भी, ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा जो लैंग्वेज पॉलिसी को बेसिकली समझना चाहते हैं। इसमें हम बेसिकली न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स को शॉर्ट में आपको समझाएंगे। तो ये कहते हैं, हामिद अंसारी जी कहते हैं कि हिंदी भाषा जो है एक तरह का टूल, एक तरह का हथियार बनता जा रहा है कल्चरल नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए। और वहां पे ये बार बार दिखाया जा रहा है कि हिंदी लैंग्वेज जो है वो भारत के कल्चर का पार्ट है और बाकी सारे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स को सबड्यू किया जा रहा है। और ये कहते हैं कि ये अभी जरूरी नहीं है, कल्चरल नेशनलिज्म अभी जरूरी हमारे लिए नहीं है। तो ये चीज इन्होंने यहां पे समझाया है। द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेसिंग नेशनल आइडेंटिटी इन अ लिंग्विस्टिकली डाइवर्स सोसाइटी इज एंशियस to jettison or reduce the use of English as the language of the colonial power was passionately debated by the constitution makers। जब हमारा देश आजाद हुआ था, संविधान बनाया जा रहा था, तो उस समय लोग ये कह रहे थे कि हमें कॉलोनियल लैंग्वेज इंग्लिश का यूज नहीं प्रमोट करना है और हमारे कल्चर से रिलेटेड जो भाषा हिंदी है उसका ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। और ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह का टूल लगातार यूज किया गया तो ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, हमारी फेडरल लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया के लिए एक्रिमोनियस यानी कि डेंजरस हो सकता है, डेट्रीमेंटल हो सकता है। अब आज हमारी इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से बायलिंगुअल हो रहे हैं हम, जिसको हम इंग्लिश कहते हैं आजकल। ये नए तरह का प्रचलन है इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन। तो क्या हमारा कल्चर खतरे में है? ये भी सवाल लोगों के मन में अक्सर आता है और लोग इस पर भी डिबेट करते हैं। लेकिन हमारे संविधान में कंपोजिट कल्चर को प्रोटेक्ट करने के बात के साथ साथ ऑफिशियल लैंग्वेजेस के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे नेशनल लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं, हालांकि बनाने की कोशिश है इसको नेशनल लैंग्वेज, पर हम बात कर रहे हैं ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस है? देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अडॉप्ट किया गया है जो कि इंप्लीमेंट किया जाएगा ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। और इसमें ये कहा जा रहा है साफ साफ कि कोई भी लैंग्वेज किसी भी स्टेट पे इंपोज नहीं की जा सकती है, बट फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज यूज, यानी कि डॉक्यूमेंट्री वर्क्स में उसके ऊपर कोई भी क्लैरिटी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 27 जो है उसने लैंग्वेज पॉलिसी को बताया है। भारत में 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश और हिंदी, यानी इसको हम कहते हैं राजभाषा। क्या कहते हैं? राजभाषा। दूसरी शेड्यूल 8 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि 22 लैंग्वेजेस को दर्शाता है और वहां पे हमारी डाइवर्सिटी दिखाई देती है क्योंकि ये 22 भाषाएं ऐसी हैं जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग राज्यों में बोली जाती हैं। उसके बाद हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है 1963 की, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है 1963 की, और उसके अंदर रूल्स बनाए गए हैं 1976 में, जिसको समय समय पर जरूरत पड़ने पर अमेंड किया गया है 1987, 2007, 2011।
यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 हैव बीन अमेंडेड हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। मूविंग फर्दर है, ये जो ग्राफ है आपको ये देखिए काफी अच्छी चीजें बताएगा। द एरिया दैट यू सी डिमार्केटेड बाय दिस रीजन एक्चुअली डिनोट्स द यूजेज ऑफ हिंदी। बेसिकली ये हिंदी के रीजन को दर्शाता है। एनसीईआरटी के इंफॉर्मेशन को माने तो ये 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को दर्शाता है, जहां पे आप देख सकते हैं कि दे यूज हिंदी। ठीक है, और उसके बाद बाकी आपको सेकंड पंजाबी दिखाई देगा, ये वाला रीजन पंजाबी का है। आपको उसके ऊपर कश्मीरी लैंग्वेज यहाँ पे दिखाई देगी, फिर आपको उर्दू दिखाई देगी, गुजराती, मराठी, कुनक, कोंकणी, कन्नड़, इस तरह की भाषाएं आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। बंगाली है और तेलुगु है। तो कोंकणी इज द मोस्ट फेमस वाइड स्प्रेड लैंग्वेज इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। फिर सेकंड नंबर पे आसमीज आ जाती है और फिर मणिपुरी आ जाती है। फॉलोड बाय आपको मलयालम दिखाई देगी, तमिल दिखाई देगी और कन्नड़ दिखाई देगा। तो आर्टिकल 351 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि ये यूनियन की ड्यूटी कहता है। किसकी ड्यूटी है? यूनियन की ड्यूटी है प्रमोट द यूजेज ऑफ हिंदी फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पसेस। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 1956 में राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा बीजी खेर जी का कमीशन बनाया गया, जिन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेजेस के ऊपर कई सारे सुझाव दिए। हो क्या रहा था, इस दौरान बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे। तो 1965 में तमिलनाडु का तमिल लैंग्वेज के चलते, तमिल लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के चलते काफी ज्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ वहां पे और 50 से ज्यादा लोग मारे भी गए। और कुछ लोगों ने रिसेंटली अभी सुसाइड भी किया है, जिसमें एक बड़े फेमस डीएमके के लीडर हैं। तो ये हमें दर्शाता है कि भारत में क्योंकि भाषा इतने ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है और इतना डाइवर्सिटी है, तो भाषा एक सेंसिटिव इशू है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसको किसी तरीके से तो कहीं ना कहीं अकोमोडेट किया ही गया होगा। तो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन लैंग्वेज बनाई गई, यानी कि पार्लियामेंट्री कमेटी है, यानी हमारे पार्लियामेंट में भी कमेटी बनाई जाती है, जिसमें 30 सदस्य होते हैं। पर ये 30 सदस्य के जो लीड करते हैं वो होम मिनिस्टर होते हैं। अब होम मिनिस्टर ये रिपोर्ट बनवाते हैं और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करते हैं। और इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस कमेटी का ये रहता है कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह किस तरीके से प्रमोट किया जा सकता है, किस तरीके से उसका यूज बढ़ाया जा सकता है, उसके ऊपर चर्चा होती है। और प्रेसिडेंट बाद में ये सारी रिपोर्टें कहां देता है? पार्लियामेंट में देता है, जो पार्लियामेंट इसमें कुछ अपने रिकमेंडेशंस देके बदलाव कर सकता है। अभी तक टोटल कहा जा रहा था कि 9 रिपोर्ट्स जो है जिसके ऊपर पार्लियामेंट ने अपने सजेशंस दिए हैं। 10th और 11th रिपोर्ट का डेटा अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आया था, लेकिन अभी रिसेंटली 11th रिपोर्ट जो है, अभी 11वीं रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट के सामने रखी गई है होम मिनिस्टर के द्वारा। तो 11th रिपोर्ट और लैंग्वेज में क्या कहा गया, ऐसा क्या कहा गया? तो 11th रिपोर्ट में यह कहा गया कि हमें हिंदी का प्रमोट करना है एज अ लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशंस इन टेक्निकल कोर्सेज। यानी कि अगर हम बीटेक की बात करें, बीएससी की बात करें और अगर हम एमबीबीएस कोर्सेज की बात करें, तो वहां पे लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो हिंदी हो जाएगा। तो इसके ऊपर देखा है हमने, काफी ज्यादा डॉक्टर्स ने भी प्रोटेस्ट किया है कि किस तरीके से मेडिकल की बुक्स हिंदी में बनाई जा सकती हैं। अब हामिद अंसारी जी कहते हैं कि इसके बहुत सारे बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। बुरे प्रभाव किस पे पड़ सकते हैं? कोर्स मटेरियल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर टीचर्स अवेलेबल नहीं है जो कि इस भाषा में कम्युनिकेट करके टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ा सके। और टेक्निकल सब्जेक्ट जो है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जो है, वो भले ही कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आते हैं, लेकिन एजुकेशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनकी राष्ट्र में सबसे ज्यादा जरूरत है, वो यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं। तो हो सकता है कि यूनियन उस चीज को पार्लियामेंट्री कमेटी के सुझाव को इंप्लीमेंट करा ले, पर ऐसा कॉन्करेंट लिस्ट वाले मैटर्स में करना, यानी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में करना गलत हो जाएगा, ये हामिद अंसारी जी कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अगर ये उनके लिए भी प्रॉब्लमैटिक है जो कि मदर टंग जिनकी हिंदी नहीं है या हिंदी से उनका कोई लेना देना नहीं है। भारत में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, और ऑफिशियल लैंग्वेज जब हिंदी को प्रमोट करते हो आप, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लिंग्विस्टिक यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करो कि सब तरफ हर तरफ एक ही जैसी भाषा बोली जाए। हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि ऑफिशियल लैंग्वेज इज नॉट अ कॉमन लैंग्वेज। जैसे कि इतिहास गवाह है कि अगर संस्कृत की हम बात करें तो भारत में संस्कृत प्रचलित रूप से नहीं बोली जाती थी। संस्कृत भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज ही थी। लोग प्राकृत भाषा में बात करते थे, लोग पाली भाषा में बात करते थे। ये भारत का इतिहास जो है वो भी बताता है। तो इसका मेन इंपैक्ट कहां पड़ेगा? कॉम्पिटिटिवनेस इन द जॉब मार्केट पे पड़ेगा, ये ऑथर कहते हैं कि जॉब मार्केट जो है उसमें कॉम्पिटिटिवनेस पे काफी गहरा असर पड़ेगा। अब भारत के शेड्यूल 8 में जो ये भाषाएं दी गई हैं, 22 भाषा, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस कई बार अक्सर देखा गया है कि इससे पूछे जाते हैं। तो आप देखिए, जो भी मैक्सिमम पॉपुलेशन द्वारा भाषाएं बोली जाती हैं उनको रखा गया है, और उर्दू, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, तेलुगु, तमिल, सिंधी, संतली, संस्कृत, पंजाबी, उड़िया
असमीज, बंगाल, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, उर्दू, इन सब जैसी भाषाएं यहाँ पे शामिल हैं। तो ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी स्टे लिमिटेड है इंग्लिश और हिंदी के लिए फॉर द लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। ये ऑथर कह रहा है कि सिर्फ यूनियन यानी पार्लियामेंट और होल ऑफ द कंट्री में ऑफिशियल लैंग्वेज यूज प्रमोट करना है। ये कहीं से कहीं ये मेंशन नहीं करता है कि आप एक नेशनल लैंग्वेज बनाने की कोशिश करो और फिर बाद में उसको दूसरे स्टेट्स पे इंपोज करो। और ये कहीं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है। तो क्या वे फॉरवर्ड है, आखिर इसका सुझाव अल्टीमेटली क्या है, एक बीच का रास्ता क्या है हमारे लिए? तो बीच के रास्ते में आर्टिकल 344 क्लॉज 3 हमारे लिए मदद करता है, जहां पे ये कहा जाता है कि ऐसे लोगों का इंटरेस्ट जो कि हिंदी स्पीकिंग एरिया से नहीं है, अगर वो पब्लिक सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं तो प्रेसिडेंट उनकी बातों को कंसीडर करेगा, उनकी दिक्कतों को समझेगा। आर्टिकल 351 कहता है कि स्टेट जो हैं वो हिंदी को कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया का पार्ट बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऑथर ने कहा बेस्ट रूट होता है आर्टिकल 345 का। आर्टिकल 345 जो कि स्टेट लेजिस्लेचर्स को अलाउ करता है ताकि या तो वो हिंदी यूज करें अपनी लैंग्वेज की तरह, या वो किसी और भी भाषा को यूज कर सकते हैं अपने ऑफिशियल पर्पसेस के लिए। और आखिरी में ऑथर सुझाव देता है कि इंग्लिश जो है एक यूनिफॉर्म लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन अक्रॉस ऑल कॉन्टिनेंट्स की तरह आज एक्सेप्ट किया जाता है, यानी कम्युनिकेशन कॉन्टिनेंट्स के बीच में होने लगा है आजकल इंग्लिश को यूज करके, तो इसका प्रचलन काफी ज्यादा है। और लास्ट में कहता है कि कॉलोनियलिज्म की लैंग्वेज है ये इंग्लिश, कॉलोनियल एरा को दर्शाती है, अब ये डिस्टेंट हिस्ट्री हो चुकी है, इट्स अ मैटर ऑफ द पास्ट नाउ एंड वी शुड नॉट बी कंसीडरिंग इंग्लिश एज दैट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज एंड लेट्स लीव इट ऑन द स्टेट्स टू डिसाइड व्हाट वुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर देम, सो दैट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म mentions assumes importance और भारत की लैंग्वेज पॉलिसी कंपोजिट कल्चर भी बचा रहे। सो दिस वाज हर्षवर्धन त्रिपाठी साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज एडिटोरियल एनालिसिस। आपको ये एडिटोरियल कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाने में। थैंक यू सो मच, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट।